तो फलाना मुल्क कहाँ चला गया, हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। भाई हम भी बदल सकते हैं। कमाद का ख़ास तौर पर शुगर मिल इसकी फसल को बड़ा पसंद करती है कि जो कोकोली के साथ तैयार की गई है उसमें उसका वज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। 10 साल की तरक्की सिर्फ 6 माह में हो रही है। इस इरा में क्या खादों में कोई तरक्की नहीं हो रही, इसलिए हम हर किस कहीं भी ये कोट नहीं करते हमारा प्रोडक्ट DAP या फास्फोरस की किसी भी प्रोडक्ट का मुतबादल है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है। तो पहली जो दानेदार है ना, उसका मकसद होता है कि पत्ता लपेट सूंडी ना आए और बोरर भी परेशान ना करे और उसकी शाखें बढ़े। और जो बाद में दाना डाली जाती है उसका मकसद होता है कि जब आप गोब की हालत से पहले कोई 40-45 दिन की उम्र में दानेदार डालते हैं तो आपके वाइट सिट्टे ना निकलें, क्योंकि जो सिट्टे वाइट निकले हैं इसका मतलब है कि पहली दानेदार दवाई का असर ख़त्म हो चुका है। और अगर मुझसे पूछेंगे तो पूरी दुनिया में अगर किसानों की सबसे बड़ी कोई परेशानी की वजह है तो वो ज़मीन का pH है। दोस्तों, आज की जो हमारी बैठक है इसमें हमारे काश्तकार भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। और अभी हम बैठे हैं पत्तोकी का जो है ये गांव है और खोखर ज़रई मॉडल फॉर्म में हम बैठे हैं और हमारे साथ जो हमारे मौजूद मेहमान हैं इसमें एजाज़ अनायत, अस्सलाम वालेकुम सर, और मलिक फ़याज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शफ़क़त साहब हमारे साथ। आज जो है बहुत सारे हमारे काश्तकार भाइयों को फ़ायदा होने जा रहा है आज की सारी बैठक से। तो सबसे पहले जो है एजाज़ अनायत साहब से पूछते हैं कि सर जी हमारी फसलों को कोकोली क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है जी कि जैसा कि हसन साहब आप जानते हैं कि दुनिया में तरक्की अब इस तरह हो रही है कि पहले जो 10 साल में तरक्की होती थी वो फिर 1 साल में तरक्की होना शुरू हो गई। और अभी जो टेन्योर जा रहा है इसमें तरक्की की ये स्पीड है कि 10 साल की तरक्की सिर्फ 6 माह में हो रही है। तो इस इरा में क्या खादों में कोई तरक्की नहीं हो रही। हम आलमोस्ट 40-50 साल से सेम खादें ही इस्तेमाल कर रहे हैं। 40-50 साल में हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो हमने ना बदल दी हो, पर माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे कि हमारा टीवी, हमारी फ्रिज, घर भी हमने चेंज कर लिया है। क्यों चेंज कर लिया कि दौरे हाज़र के मुताबिक उसमें सहूलतें ली हैं। बस हमने नहीं बदला तो अपनी खादों का इस्तेमाल नहीं बदला। हम आज भी वो ट्रेडिशनल पुरानी खादों पे बैठे हुए हैं। दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो हम बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, यार वो देखो फलाना मुल्क कितना आगे निकल गया, फलाना मुल्क कहाँ चला गया, हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। भाई हम भी बदल सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है। हमने देखना है कि दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। दुनिया सिमटती जा रही है। हमारे घरों में वो जो ट्रंक जितने बड़े टीवी पड़े होते थे आज वो होके एक LCD में चेंज हो चुके हैं। हमारे लैपटॉप आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो रहे हैं। सब कुछ हमारे मोबाइल में आ रहा है। खादों में नहीं इस तरह का कोई कॉम्पैक्ट आ रहा कि मैं वो 30 किस्म की खादें इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे किसी एक ही बोरी में मिल जाए। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और दुनिया आगे सिमटती ही जा रही है। 50 kg की बोरी सिर्फ पाकिस्तान में रह गई। दुनिया में ये मैक्सिमम 25 kg की है और जो नहायत स्मार्ट फर्टिलाइज़र हैं वो इसको 20 पे ले आए हैं। इस 20 किलो में भी ऐसा उन्होंने तूफान किया हुआ है जो आप 20 किस्म की खादें इस्तेमाल करके भी जो रिज़ल्ट नहीं ले सकते, एक 20 किलो का बैग आपको दे देता है। तो चाहूँगा कि कोकोली इस्तेमाल करें। बाकी आगे बात बढ़ती है तो मैं मज़ीद भी जवाब देता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो इसमें जो है हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फ़याज़ साहब। कोकोली काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मलिक फ़याज़ साहब से आप पूछते हैं कि इन्होंने जो है अपनी पैदावार में कितना जो है फ़ायदा हासिल किया कोकोली इस्तेमाल करके, और कब से जो है कोकोली इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 40 साल से ज़मीन की काश्त हो रही है। हमारा जो मेन मसला है पानी का है। पानी हमारा खारा है, ज़मीनें उससे तराठी हो रही हैं, ज़मीनों में फल इतनी नहीं हो रही। पिछले 3 साल से ये कोकोली का इस्तेमाल शुरू किया है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है।
में ऑर्गेनिक खाद है, इसमें सल्फ़र के अलावा बेशुमार इसके अज्जा हैं जो फसल को बढ़ोतरी देते हैं, उसमें खातर खा इजाफ़ा होता है। और इसमें हमें ये फ़ायदा हुआ है कि पैदावार तकरीबन हमारी जो है ना 30% जो है ना वो ज़्यादा हो गई है पिछले 3 सालों से। धान की फसल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाद की फसल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे सागवान की फसल है उस पर भी इस्तेमाल हो रही है। हर फसल पे इसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। खाद का ख़ास तौर पर शुगर मिल इसकी फसल को बड़ा पसंद करती है कि जो कोकोली के साथ तैयार की गई है, उसमें उसका वज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं, और उसकी रिकवरी जो है शुगर की है वो भी बहुत ज़्यादा है। धान की फसल में भी अच्छे रिज़ल्ट इसके आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी इस्तेमाल करेगा उसको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। तो अब जो है हमारे साथ डॉक्टर शफकत साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि सर अभी कमाद की फसल का भी विज़िट किया, तो दानेदार जहरें कौन कौन सी डालनी चाहिए और कब डालनी चाहिए सर जी, ये बताइएगा। शुक्रिया मलक हसन साहब, एजाज साहब, आप मुझे साथ लाए। मैंने कमाद का विज़िट किया, माशाल्लाह कमाद इनका बहुत अच्छा है। दानेदार की एप्लीकेशन कमाद में 2 होनी चाहिए। 8 किलो की पैकिंग में आती है, अमूमन जितनी कंपनियां भी जहर दे रही। पहली दफ़ा जहर होना चाहिए तकरीबन 1 फुट से पहले। दूसरी दफ़ा जहर होना चाहिए जब कमाद को मिट्टी लगती है ना, जब कमाद को सीन लगाते हैं तो फिर दानेदार जहर और खादे फेंक के ना, तो फिर पट्टों वाली हट से मिट्टी साथ लगाते हैं, तब दानेदार जहर के 2 थैलियाँ अप्लाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 दफ़ा क्लोरोपेरीफास का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों दफ़ा फ्लडिंग में इस्तेमाल होगी आपकी क्लोरोपेरीफास। जी, हमारा अगला सवाल होगा एजाज साहब से कि कमाद की फसल की बेहतरीन पैदावार के लिए हम कोकोली की खाद जो है किन किन खादों के साथ मिला के कर सकते हैं, किस हिसाब से कर सकते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं? ऐसे जी कोकोली के अंदर ऑलमोस्ट कोई 20 अज्जा हैं, इस किस्म की खादें हैं। अब उसको मैं इस तरह बयान कर देता हूँ। इसमें मैक्रो जो सी है ना वो 3 खादें हैं। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, बड़ी कम मकदार में, इसलिए हम हरगिज़ कहीं भी ये कोट नहीं करते हमारा प्रोडक्ट DAP या फास्फोरस की किसी भी प्रोडक्ट का मुतबादल है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह जहन में रखनी। फास्फोरस बहुत कम है और इसमें पोटाश भी मौजूद है। ये तो मैक्रो हो गई। फिर इसमें माइक्रो भी खादें हैं, लेकिन इसमें ETDA भी है। ETDA में चिलेटेड फॉर्म में 4 खादें मौजूद हैं, जिसमें कैल्शियम है, जिंक है, मैंगनीज़ है, आयरन है, और ETDA फॉर्म में अनचिलेटेड ब्राउन भी है। इसके साथ हमारी खाद में 2 किस्म के बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया क्या है? मैं तकरीबन 2017 से कोकोली की यहाँ पर मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त 2018 में कैंपेन के ज़रिए मैंने बताया कि बैक्टीरिया अगली आलमी जंग बैक्टीरिया की होगी। ये बम ज़रा कम इस्तेमाल होंगे, ज़्यादा बैक्टीरिया के ही अटैक होंगे, जो कि 2020 में हमने देख लिया कि कोविड आया। कोविड एक बैक्टीरिया अटैक था, दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया। ये तो इसका नुकसान हो गया, लेकिन इससे फ़ायदे भी बहुत हैं। हमारी फास्फोरस ये डल नहीं सकती, नाइट्रोजन फैल सकती है, पोटाश फैल सकती है खेत में, लेकिन फास्फोरस का दाना जहाँ गिरेगा ये सिर्फ 1 इंच के मरबा में रहेगा। अगर वहाँ तक जड़ पहुँच गई या वहाँ से ये जड़ तक पहुँच गया तो ये फास्फोरस अवेलेबल हो जाएगी पौधे को, अदरवाइज वो फिक्स हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, जो भी DAP या किसी और भी फार्म में फास्फोरस दी हो। हमारा ये बैक्टीरिया उस फास्फोरस को तमाम खेत में इक्वली सेट कर देता है। तो पहला बैक्टीरिया जो उसमें मौजूद फिक्स खादें हैं उनको भी लेगा और पूरे खेत में इस्तेमाल करवा देगा। दूसरा बैसिलस बैक्टीरिया जो सा है वो मुख्तलिफ अटैक आते हैं बीमारियों की शक्ल में फसलों पे, तो हमारा दूसरा बैक्टीरिया वैक्स, बैसिलस वैक्स, वो उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल होता है। वो खेत में किस्म का
सिक्योरिटी गार्ड बन के आ जाता है और जो मुख्तलिफ बीमारियां आ रही होती हैं उनको खेत को उनसे बचाता है। इसी तरह हमारी खाद में रूटिंग पाउडर है। रूटिंग पाउडर फास्फोरस भी जड़ बनाती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो रूटिंग पाउडर है हमारी कोकोली में, उसकी ख़ास हैसियत है कि वो जहाँ भी किसी भी क्रॉप को आप लगा दें, किसी भी, आप धनिए से लेके शुगर केन तक किसी भी क्रॉप को लगाएं और उसकी जड़ चेक करेंगे, को पता चलेगा कि आम खेत से इसकी जड़ें ज़्यादा बढ़ी हैं। इसी तरह हमारा पॉलीएस्पेरेटिक एसिड है जो कि रंगत वगैरह को और पौधे की उतरी में मदद देता है। फिर ग्लूटामिक एसिड है जो ज़मीन को पौधे को फंगस से बचाता है। ये ग्लूटामिक एसिड की खासियत है कि ये उसको पानी, जैसे ये भी पानी खड़ा है तो आप देखें 1 मिनट के लिए आप अपनी उंगली पानी में डालें, निकालें तो उसका बदलना शुरू हो जाएगा। यानी पानी आपके जिस्म को इस तरह अफेक्ट करता है। तो ये जो पौधा है जो 2-2 माह पानी में रहता है, इसको क्यों कुछ नहीं। अल्लाह पाक ने इसके पैरों में ना एक लेमिनेशन की होती है। कभी पौधा निकाल के उसको नाखून से आप थोड़ा सा खरोशेगा तो आपको पता चलेगा कि एक प्याज की जिस तरह एक लेयर होती है उस तरह एक लेयर उतरेगी। अगर वो लेयर कमज़ोर हो जाए तो फसल को फंग लग जाता है और फसल गिर भी जाती है, तना जो सा कमज़ोर भी हो जाता है। तो ये फंगस से बचाते हैं ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह आपने आजकल बाज़ार में देखा होगा फ़िश प्रोटीन अलहदा बिक रहा है, बिल्कुल, काइटोन अलहदा बिक रहा है, सल्फ़र अलहदा बिक रहा है। कौन सी प्रोडक्ट है जो किसी एक में शामिल करके बताई जाती है? हमारी कोकोली में ये तमाम पक्ष एक ख़ास फार्मूले के तहत ऐड हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन हर उस टीम का एक खिलाड़ी अपना काम कर रहा होता है। इसी तरह आगे चलते हुए ये भी बता दूं, हमारी खाद की पूरी दुनिया में सबसे जो खसूसी बात है और पूरी दुनिया में हम ही क्लेम करते हैं और साबित भी करते हैं, खाली क्लेम नहीं करते, साबित भी करते हैं कि हमारी कोकोली सोइल का पीएच बैलेंस करती है। अगर वो पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इनमें आती है तो यहाँ पर ज़मीनी अल्कलाइन है, इनका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर पीएच 7 पे ले आती हैं और यही खाद हमारी अगर यूरोप में जाती है तो वहाँ पर क्योंकि ज़मीनों का पीएच 4 है, 3.5 है, तो वहाँ पर उसका पीएच उठा के 5, 5.5, 6 तक ले आती है। तो ये को न्यूट्रल करती है। तो आज हमारी अगर मुझसे पूछेंगे तो पूरी दुनिया में अगर किसानों की सबसे बड़ी कोई परेशानी की वजह है तो वो ज़मीन का पीएच है। अगर मेरे दोस्त कुछ पीएच को नहीं समझते तो मैं आसानी से समझा देता हूँ। इस तरह हमारे जिस्म का एक दर्जा हरारत होता है कि 98 सेल्सियस पे हम तंदुरुस्त होते हैं। तो जैसे ही ये दर्जा हरारत 101 पे चला जाए तो हम फ़ौरन जाके घर बैठ जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बुखार हो गया है। 102 हो जाए तो हमसे खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ हमारे जिस्म का, हमारा खाना पीना भी बंद हो गया, हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई। हम बजाय काम करने के हम जाके बिस्तर पे लेट जाते हैं। अगर हमारे जिस्म के साथ ऐसा है तो हमारा ईमान है कि हमारा जिस्म मिट्टी से बना है, तो मिट्टी से बना है तो जो खसूसियत मेरे जिस्म में होगी वही खसूसियत मिट्टी में भी है। हमारी मिट्टी का भी पीएच लेवल है। इसके 14 लेवल होते हैं, 1 से 7 और 7 से 14। 1 से 7 जो उनसे होते हैं ये तेज़ाबी होते हैं,
तेज़ाबी हमारे मुल्क में 1% भी नहीं है। यहाँ सारे अल्कलाइन हैं, असासी हैं, और 7 से 14 जो से हैं ये असासी होते हैं गर्म, 1 से 7 ठंडे, 7 से 14 गर्म। अब हम क्योंकि ऑलरेडी ही एक ऐसी सरजमीन पे हैं जिसका पीएच पहले ही ज़्यादा है, तो हमारी खाद क्या करती है कि ज़मीन का जो पीएच बड़ा होता है तो ज़मीन एक बोरी के बजाय बाज़ का 4-4 बोरियां भी खाद इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो तंदुरुस्त नहीं होती तो वो खादें कर रही होती है। अगर उसका पीएच नॉर्मल हो जाए, 7 पे आ जाए, तो वो मेरा ज़मीन हो जाती है। तो मेरे सारे किसान भाइयों को इल्म है कि मेरा ज़मीन एक बोरी से भी बहुत अच्छी पैदावार दे देती है। अभी तक इतना बयान करते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा सर जी, इसकी डोजेज के मतलब दें, डोजेज की तरतीब बता दें। ठीक हो गया। ऐसे जी मुख्तलिफ़ ज़मीनों पे इसकी डोजेज़ मुख्तलिफ है। अगर मेरा ज़मीन है तो हम इसको गोइंग में इस्तेमाल नहीं करवाते। अगर ज़मीन कलराठी है, डंग है, तो हम क्या करते हैं, जो दोस्त डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कह देते हैं कि आधी बोरी डीएपी कर लें, आधा बैग हम कोकोली का कर लें। जो लोग एमएपी इस्तेमाल कर रहे हैं हम उन्हें कहते हैं कि भाई आधा बैग एमएपी का कर लें, आधा बैग कोकोली का कर लें। इस तरह सोइंग में चले जाते हैं, और ऊपर टॉपिंग पे मेरा हो या कलर हो, फिर हमारा एक ही डोज चलती है। हम जब भी यूरिया लगवाते हैं तो 25 केजी यूरिया के साथ 10 किलो कोकोली शामिल करवा के तो छटा करवा देते हैं। कुछ दोस्त इस तरह भी कर रहे हैं कि वो 9 किलो कोकोली और 25 केजी को यूरिया असर करवा देते हैं और 1 किलो कोकोली का स्प्रे भी कर देते हैं। इससे बहुत शानदार रिज़ल्ट आते हैं। ये काम हम 2 दफ़ा करते हैं 90 दिन से 100 दिन की फसल में। जैसे ही कमाद की फसल आ जाती है तो कमाद में हम इसी तरह मेरा है तो नीचे कुछ नहीं करवाते। अगर वो डंग है, कलराठी है, तो हम नीचे भी आधा बैग कोकोली का लगवा देते हैं। अगर ज़्यादा बीमार है तो 1 बैग कोकोली का भी नीचे लगवा देते हैं। उसके बाद टॉपिंग पे हम यूरिया और आधा यूरिया और 10 किलो कोकोली 4 दफ़ा अब करवा देते हैं। इसी तरह हम ये बहारिया मकई पे भी 4 दफ़ा अप्लाई करवाते हैं। जी डॉक्टर शफकत साहब, बताइएगा कि हल्के कलराठे रकबे के लिए जो है हम कमाद जो है किस तरह बेहतरीन, कोई ऐसी खादें बताएं कि बेहतरीन पैदावार हासिल कर लें हम। जी, हल्के कलराठे रकबे के लिए ना जो अच्छी पैदावार खादों की मदद से आप ले सकते हैं ना, एक तो जिस तरह जिप्सम पत्थर है, जिप्सम पत्थर आप इस्तेमाल करें, आप अपने खाडे में डाल दें। वो अगर आपका पानी भी खा रहा है तो वो पानी उसके साथ मिक्स होकर आएगा, वो आपके रकबे को बेहतर करता जाएगा। दूसरे नंबर पे डीएपी का इस्तेमाल मुकम्मल बंद कर दें, क्योंकि डीएपी अगर इस्तेमाल करेंगे तो रकबा मज़ीद कलराटेपन की तरफ जाएगा। आप कोकोली जैसे ब्रांड इस्तेमाल करें, आप सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप 12 खाद है, 17 है, इस तरह की तेज़ाबी खादें जिनका पीएच 1.5 से के दरमियान है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और क्योंकि गर्मियों में पानी हर 7 दिन लगता है तो ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी मकदार करके, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा और पैदावार भी इंशाल्लाह आपकी ना बेहतर हो जाएगी। जी डॉक्टर शफकत साहब, बताइएगा कि मूंजी की जो कौन सी जो है दानेदार ज़हरें और किस टाइम डालनी चाहिए। जी, मूंजी की जो दानेदार ज़हरें हैं ना, उसका 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करते हैं लोग। एक मरतबा उसका इस्तेमाल कर पहली स्टेज पे कि शाखें बढ़ें और बीमारी ना आए। बीमारी से मतलब कीड़ा मकोड़ा यानी बोरर या पत्ता लपेट सुंडी, ये दोनों चीज़ें हैं ना जो दानेदार कवर करते हैं। तो पहली जो दानेदार है ना, उसका मकसद होता है कि पत्ता लपेट सुंडी ना आए और उसको बोरर भी परेशान ना करे और उसकी शाखें बढ़े। और जो बाद में दाना डाली जाती है उसका मकसद होता है कि जब आप गोब की हालत से पहले कोई 40-45 दिन की उम्र में दानेदार डालते हैं तो आपके
वाइट सिट्टे ना निकलें, क्योंकि जो जो सिट्टे वाइट निकले हैं इसका मतलब है कि पहली दानेदार दवाई का असर ख़त्म हो चुका है और कि आपकी धान की फसल निसरने मर रही है। तो वो निसरने से पहले को जहर इसलिए 10 दिन पहले डाली जाती है ताकि निसरने तक वो उसका बोरर और पत्ता लपेट और इसी तरह के और कीड़े मकोड़े उसके मुकम्मल ख़त्म हो जाएं। भी बताइएगा कि धान मुंतकली के कितने अरसे बाद जो है हमारे काश्तकार भाई जो है वो जड़ी बूटी मार जो है स्प्रे करें? जी, धान की मुंतकली जो आप करते हैं उससे बेहतर है कि पहले दिन आप दानेदार ये आप ना जड़ी बूटी मार जहर ना फेंकें। उसकी वजह है कि जब पहले दिन आप फेंकेंगे ना तो अभी पौधे ताज़ा लगे होंगे, तो जो बंदा अंदर जाएगा ना उसके जाने से पौधे हिल के ना तो कुछ पौधे उखड़ जाएंगे, तो आप कहेंगे कि नागे हो गए। कम से कम जब आप धान की फसल लगा लेते हैं तो तीसरे दिन, चौथे दिन या पाँचवें दिन तक दवाई डालें ताकि पौधे अपनी जगह पे कायम हो जाएं और उसके बाद बंदा अंदर जाके जब दवाई का छिड़काव करे तो आपकी फसल है ना जो वो महफूज रहे, बंदे के चलने से जो उसके पानी में हलचल होती है उससे कुछ ना हो। जी जा साहब, जो धान की फसल है इसके लिए आप क्या प्लान देते हैं कोकोली खाद के साथ? जैसे जी हमने अपने फार्मर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए ना हर साल एक प्लान बनाते हैं। हर साल इसलिए बनाते हैं कि जदीद नई चीज़ें आ चुकी होती हैं, तो ऐसे कि जैसे ही हम धान शिफ्ट कर देते हैं तो उसके हम तीसरे दिन तो जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल करवाते हैं। बूटा क्लोर हो जाए, असीटा क्लोर हो जाए या कोई प्री हो जाए या कोई पोस्ट जहर जो भी हो वो करवा देते हैं। फिर इसी तरह 7वें दिन हमारी कोशिश होती है फिर खादों का इस्तेमाल शुरू कर दें। उसमें हम MAP ज़्यादा रेकमेंड करते हैं अपने भाइयों को, लेकिन जो भाई DAP इस्तेमाल करते हैं वो DAP इस्तेमाल कर लें। अगर ज़मीन महरा है तो हाली DAP इस्तेमाल हो जाती है। अगर ज़मीन से परेशान कर रही है, पक्की जो से है, तो हम के साथ 25 kg DAP के साथ 10 किलो कोकोली इस्तेमाल करवा देते हैं। इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं तो हम तकरीबन कोई 15वें दिन से 18वें दिन तक एक 25 kg यूरिया और 10 किलो कोकोली का इस्तेमाल करवा देते हैं। उससे पौधा उस अपनी जड़ें पकड़नी शुरू कर देता है और प्लस उसकी जो उनसे ना ज़्यादा नलियाँ बननी शुरू हो चुकी होती हैं। तो इसी तरह फिर आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि जो 1847 है ना आपकी, ये ज़्यादा खाद मांगती है। ये वाली वैरायटी ये आम वैरायटी नहीं है, तो इसमें हम सल्फ़र बेस पोटाश आजकल आ रही हैं वो भी इस्तेमाल करवा देते हैं। तो इसी तरह फिर 22वें दिन हम 3 किलो 33% जिंक सल्फेट के साथ कोई दानेदार जहर, चाहे CTPR हो जाए, चाहे मोनोमी हाइपो हो जाए या कार्टेप हो जाए, वो इस्तेमाल करवाते हैं। और साथ ही उसके 10 किलो कोकोली और 25 किलो यूरिया का भी छट्टा करवा देते हैं। इसे एक ही वक्त में जहर भी छट्टा हो जाती है और खादें भी छट्टा हो जाती हैं। इसके साथ ही फिर हम 30 से 32 दिन बाद एक हमारा प्रोडक्ट है जी सल्फ़र पोटाश, पाकिस्तान में सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया था। अब बहुत सारी कंपनियां उसे लोकल भी बना रही और इंपोर्ट भी कर रही हैं। वो पोटाश के साथ 64% सल्फ़र था। ये 35वें दिन अपने किसान भाइयों को मशवरा देंगे कि अगर वो इसका एक स्प्रे कर लें तो उस वक्त अटैक भी आ रहा होता है, कंघी का और बहुत सारी चीज़ों का ताकत भी ज़रूरत होती है। तो ये कंघी के अटैक से भी बचाता है स्प्रे, प्लस ये ताकत भी देता है उस वक्त फसल को। तो इसी तरह अगर आप आगे चलते हैं तो फिर घोड़ा घास अगर नज़र आए तो हमारा ये होता है कि मेटामिफोप और बिसबैरिक सोडियम मिलाकर वतर में स्प्रे करें और अगले दिन से भर दें।
याद रखना है कि स्प्रे करके अगले दिन पानी से खेत को भर देना है। फिर 45वें दिन पर दूसरी दानेदार जहर का छट्टा करें या फिप्रोनिल 480 मिलीलीटर फी एकड़ फ्लड कर दें। इस स्टेज पर पताल पेट सुंडी के लिए लैम्डा या क्लोथाडियान का स्प्रे कर दें। इसी तरह वत्तर पर चौथे या पाँचवें दिन पानी लगाते रहें। तकरीबन 60 दिनों पर मूंजी नसारे पर आ जाती है तो 250 ग्राम बोरान, 250 ml कोको के का स्प्रे। और इस स्टेज पर अगर आपकी जेब इजाज़त देती हो तो 10 किलो कोकोली का फ्लड भी कर दीजिएगा। आपको बड़ा ही वाज़ेह फ़र्क इंशाल्लाह नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, मूंजी जो है गोब की हालत में आ जाए तो उस पर कौन सी खादें और कौन सी स्प्रे जो है दवाइयों वाली वो कौन सी करनी चाहिए, तलिक तो थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। जी, जब मूंजी गोब की हालत में आए तो गोब की हालत में आने से 10-12 दिन पहले दानेदार जहर दोबारा लाजमी डालें। बेहतर ये है कि अच्छी क्वालिटी वाली यानी काटे टाइप जहर आपको डालनी चाहिए। जो खादें हैं, पोटाश लाजमी इस्तेमाल हो, उस वक्त बोरान भी लाजमी इस्तेमाल हो। ये 2 खादें 10 किलो यूरिया के साथ मिला के यहाँ 30% लिक्विड जो पोटाश है वो आपने गोब में आने से कोई 10 से 12 दिन पहले इस्तेमाल करना। तो जो गोब की स्प्रे है वो एजॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनाकोनाजोल सबसे बेहतर है। इसके अलावा एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल है। इसके अलावा मतलब 3 और भी जहर है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन क्लोरथायोनिल है। ये तमाम जहरें मूंजी को ब्लास्ट, दाने पे चमक इस्तेमाल होती है दाने काले होने से बचाने के लिए, और भराई के लिए ये स्प्रे करनी पड़ती है आपको गोब की हालत में। इसके साथ आप फोलियर पोटाश का 1 किलो कर सकते हैं इस्तेमाल, 250 ग्राम बोरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप अमाइनो एसिड और इसके साथ ये जो हमारी एक लेटेस्ट जो गोलियां हैं 10 ग्राम की, जिसे हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, वो भी आप 2 गोलियां इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गोब की हालत में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खुराक पत्तों में चली जाए वो सिट्टा निकलने से पहले पहले सिट्टे के अंदर जज़ब हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि जब सिट्टा निकल जाए तो सिट्टा निकलने के बाद जो है कौन सी खादें और जो है उनका इस्तेमाल किया जाए। जी, मैं गोब की हालत में एक बात भूल गया कि बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल और तेले की दवाई का इस्तेमाल लाजमी करें। गोब की हालत में भी तेला पड़ता है और टोका टिड्डा और ये पताल पेट सुंडी ये आती है, बाइफेंथ्रीन सबसे बेहतरीन का ना हल है। और जब गोब के बाद सिट्टा निकला है 10-15 दिन बाद गोब की हालत के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपको स्प्रे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा एजॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनाकोनाजोल या एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनल और इसके साथ तेले की दवाई। और इसके साथ उस वक्त टोका टिड्डा दोबारा आ जाता है, मूंजर को खाता है, मूंजर में डंग लगाता है और डंग की वजह से ना उस राई जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है, पड़ जाती है। तो आप दोबारा बोरान का भी इस्तेमाल दोबारा करें और फोलियर स्प्रे भी 1 kg पोटाश की लाजमी करें। ये 4 से 5 चीज़ें आप ऐड करके ना तो दोबारा उसकी स्प्रे करें। शुक्रिया। जी दोस्तों, अपने तमाम मौजूद मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। आज की जो है महफिल यहाँ पे इसका एख्तिताम होगा, तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में जो है हम मज़ीद अपने मौजूद मेहमानों का वक्त लेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए सर बहुत शुक्रिया, और हमारे सुनने वाले नाज़रीन को भी जो है जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।